ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है। ये उस आखिरी उम्मीद का नाम है जो इंसाफ के लिए खड़ी होती है। और अगर कोई इस उम्मीद को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो याद रखना, कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहता। बाजार के बीचों बीच अचानक सन्नाटा छा गया था। कुछ ही पल पहले तक जहां सब्जियों की आवाजें, बच्चों की हंसी और दुकानदारों की पुकार गूंज रही थी, वहीं अब डर ने हर चेहरे को जकड़ लिया था। चार गुंडे खुलेआम दुकानों से पैसे वसूल रहे थे। एक बूढ़े फलवाले की गाड़ी को लात मारकर गिरा दिया गया और उसका कांपता हुआ हाथ जैसे इंसाफ के लिए आसमान की तरफ उठ रहा था। पैसे निकाल, वरना दुकान जला देंगे, उनमें से एक ने चीखते हुए कहा। तभी भीड़ को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। बस सबकी नजरें एक ही दिशा में मुड़ गईं। एक महिला पुलिस अधिकारी, सख्त आंखें, सीधी चाल और चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास। सब इंस्पेक्टर कविता शर्मा। उसने आगे बढ़कर उस बूढ़े को उठाया, उसकी आंखों में देखा और फिर उन गुंडों की तरफ मुड़ी। किसी की मेहनत लूटने से पहले वर्दी से डरना सीखो, गुंडों ने हंसते हुए कहा। एक औरत हमें रोकेगी? लेकिन अगले ही पल हवा का रुख बदल चुका था। कविता का पहला वार इतना तेज था कि सामने वाला संभल ही नहीं पाया। दूसरे ही सेकंड में उसने दूसरे गुंडे का हाथ मोड़कर जमीन पर गिरा दिया, तीसरे को कॉलर से पकड़कर भीड़ के सामने घसीटा और चौथे की आंखों में देखते हुए बोली, यह बाजार तुम्हारा नहीं, कानून का है। कुछ ही मिनटों में चारों गुंडे हथकड़ी में थे और भीड़ में दबा हुआ डर धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगा था। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, आज पहली बार लगा कि कानून जिंदा है। कविता ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक बेचैनी थी, जैसे वह जानती हो कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसी वक्त उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, हमें तुरंत रिपोर्ट करनी है। कविता का चेहरा सख्त हो गया। मैं आ रही हूं। उसी समय शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी सीमा पर हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही थी। एक महिला अधिकारी तेजी से उतरती है, कर्नल आरोही राठौर। उसके कदमों में जल्दबाजी थी, लेकिन चेहरे पर वही सन्नाटा जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो मौत के साए में जीते हैं। उसके साथ खड़ा जवान बोला, मैम, इतनी जल्दी वापसी क्यों? आरोही ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि इस बार खतरा सीमा पर नहीं, शहर के अंदर है। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी थीं, जैसे उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो। दिल्ली में उसी समय एक हाई सिक्योरिटी लैब के अंदर देश के सबसे बड़े मिसाइल वैज्ञानिक डॉ. विहान खन्ना अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। स्क्रीन पर एक नई डिफेंस टेक्नोलॉजी का मॉडल चमक रहा था, एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता था। अचानक लाइट्स झपकीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब बैकअप लाइट्स जलीं, तो दरवाजा खुल चुका था और अंदर नकाबपोश लोग घुस चुके थे। डॉ. खन्ना, अब आपका दिमाग भारत के लिए नहीं, हमारे लिए काम करेगा। एक भारी आवाज गूंजी। डॉ. खन्ना ने बिना डरे जवाब दिया, जान ले लो, लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आई, जान भी लेंगे और काम भी करवाएंगे। और अगले ही पल भारत का सबसे तेज दिमाग दुश्मनों के कब्जे में था। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चमक रही थी, देश के टॉप वैज्ञानिक का अपहरण, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा। प्रधानमंत्री कार्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। एक अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह तकनीक दुश्मन के हाथ लग गई तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक नाम गूंजा, ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह। उसी वक्त शहर के पुलिस मुख्यालय में कविता शर्मा तेजी से अंदर आई। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या हो रहा है? उसने सीधे पूछा। एक अधिकारी ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। शहर में पिछले कुछ हफ्तों से संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं, हथियारों की तस्करी, गायब लोग और अब यह अपहरण, सब कुछ जुड़ा हुआ लग रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई, लेकिन सबूत नहीं है। कविता ने मुड़कर देखा, इंस्पेक्टर राजवीर चौहान, शांत चेहरा, आत्मविश्वासी अंदाज़। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साफ नहीं था।
जब तक सबूत नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और अगर सबूत छिपाए जा रहे हों तो? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। राजवीर ने हल्की मुस्कान दी। आप नई हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। लेकिन कविता के अंदर कुछ जाग चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक केस नहीं, कुछ बहुत बड़ा है। तभी दरवाजा अचानक खुला और एक सिपाही घबराया हुआ अंदर आया। मैडम, 3 लड़कों को पकड़ा गया है किडनैपिंग केस में। कविता ने फाइल उठाई और तस्वीरें देखीं। अचानक उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। उनमें से एक उसका छोटा भाई रोहित था। यह झूठ है, उसके होंठों से धीरे से निकला। जेल के अंदर रोहित सलाखों के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस लड़की की मदद कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। कविता ने उसकी आंखों में देखा। उसे पता था, उसका भाई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन केस के पेपर्स कुछ और कह रहे थे। पीछे से राजवीर की आवाज आई, सबूत साफ हैं, तुम्हारा भाई दोषी है। कविता ने पलटकर उसे देखा। या फिर किसी ने उसे फंसाया है? उसी समय शहर के किसी अंधेरे कोने में एक आदमी फोन पर धीमी आवाज में बोल रहा था, लड़के जेल में हैं, रास्ता साफ है। दूसरी तरफ से जवाब आया, अच्छा, अब अगला कदम शुरू करो, 15 अगस्त दूर नहीं है। और फिर फोन कट गया। कविता उस रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने 3 तस्वीरें बार बार घूम रही थीं। बाजार में गुंडे, अपहरण हुआ वैज्ञानिक, और उसका भाई सलाखों के पीछे। उसे अब यकीन हो चुका था यह सब जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, दुश्मन बाहर है या हमारे बीच? और कहीं दूर अंधेरे में छिपा एक साया मुस्कुरा रहा था, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ था और अगला वार इतना बड़ा होने वाला था कि पूरा देश हिल जाएगा। रात गहरी थी, लेकिन शहर पूरी तरह सोया नहीं था, और सब इंस्पेक्टर कविता शर्मा की आंखों में भी नींद का नाम नहीं था, क्योंकि उसके सामने रखी फाइलें अब सिर्फ केस नहीं रह गई थीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन चुकी थीं जो धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा रहा था। वह कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा था। उसने एक बार फिर पिछले 1 महीने के सभी रिकॉर्ड खोलकर देखने शुरू किए, और हर बार उसे वही पैटर्न दिखाई दिया। रात के अंधेरे में हथियारों की तस्करी और उसी समय पुलिस पेट्रोलिंग का अचानक गायब हो जाना। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था, यह किसी अंदरूनी खेल का हिस्सा था। और यह सोचते ही उसके भीतर एक ठंडा सा एहसास दौड़ गया कि शायद दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके बीच ही कहीं छिपा हुआ है। उसने दीवार पर लगे शहर के नक्शे को ध्यान से देखा और उन सभी जगहों को मार्क करना शुरू किया जहां संदिग्ध गतिविधियां हुई थीं। धीरे धीरे पूरा नक्शा लाल निशानों से भर गया, और जब उसने उन सभी को जोड़कर देखा तो साफ दिखाई देने लगा कि शहर को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जैसे कोई बड़ी योजना धीरे धीरे पूरी की जा रही हो। उसने धीमे से कहा, यह सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, यह कुछ बहुत बड़ा है। और यह समझते ही उसके चेहरे की गंभीरता और बढ़ गई। तभी दरवाजा खुला और अंदर इंस्पेक्टर राजवीर चौहान आया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने हल्की आवाज में पूछा, अभी तक जाग रही हो? कविता ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, कुछ केस ऐसे होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। राजवीर ने टेबल पर रखी फाइलों की तरफ देखा और बोला, तुम इन सब में ज्यादा उलझ रही हो। ऊपर से ऑर्डर है कि इन मामलों में ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कविता ने तुरंत सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच सामने लाना हमारा काम है तो फिर गहराई में जाना जरूरी है। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, हर सच जानना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिस्टम को वैसे ही चलने देना बेहतर ओक होता है। यह सुनते ही कविता को पहली बार उसके शब्दों में छिपा हुआ डर महसूस हुआ, या शायद कोई सच्चाई जिसे वह छिपाना चाहता था। उसने सख्त आवाज में कहा, सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए होता है ना कि सच दबाने के लिए? राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम नई हो, धीरे धीरे समझ जाओगी। फिर वह मुड़कर बाहर चला गया। लेकिन इस बार कविता उसे जाते हुए देखती रही, क्योंकि अब उसके मन में शक सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक दिशा बन चुका था।
दरवाजा बंद होते ही उसने तुरंत फोन उठाया और अपने भरोसेमंद सिपाही को कॉल किया। मुझे पिछले 1 महीने के सभी पेट्रोलिंग रिकॉर्ड चाहिए, हर रात के, और कोई भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। आवाज में ऐसा दबाव था कि सामने वाले ने बिना कोई सवाल किए हाँ कह दिया। कॉल खत्म होते ही कविता कुर्सी पर पीछे टिक गई और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर यह सब प्लान किया गया है तो इसके पीछे कोई ऐसा है जिसे सिस्टम की हर कमजोरी का पता है। उसी समय शहर से दूर एक सैन्य कैंप में ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह ऑपरेशन रूम में खड़े थे। सामने स्क्रीन पर शहर का नक्शा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिखाई दे रही थीं। एक अधिकारी रिपोर्ट पढ़ते हुए बोला, सर, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार डॉ विहान खन्ना को एक पहाड़ी इलाके में रखा गया है, लेकिन उनकी लोकेशन अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन के पास अंदर की जानकारी भी है। अर्जुन सिंह ने गहरी आवाज में कहा, इसका मतलब साफ है, दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं है, वह हमारे सिस्टम के अंदर भी है। और जब दुश्मन अंदर हो तो लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए आगे कहा, यह अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा, ये देश की सुरक्षा का सवाल है और हम इसे किसी भी कीमत पर हल करेंगे। कमरे में खड़े सभी जवान एक साथ बोले, जय हिंद सर। दूसरी तरफ जेल के अंदर रोहित जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा बेबसी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसके पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था। उसके साथ बंद बाकी लड़के भी बार बार वही कह रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने धीरे से कहा, अगर सच बोलने से कुछ नहीं बदलता तो फिर झूठ ही सच बन जाता है। तभी जेलर वहां आया और बोला, यहां सच नहीं सबूत चलते हैं और तुम्हारे खिलाफ सबूत साफ हैं। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या फिर किसी ने सबूत बनाए हैं। जेलर कुछ पल रुका, फिर बोला, अगर ऐसा है तो उसे साबित करने वाला भी कोई होना चाहिए, और वह चला गया। लेकिन यह बात रोहित के मन में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी छोड़ गई। सुबह होते ही कविता सीधे उस जगह पहुंची जहां से तीनों लड़कों को पकड़ा गया था। उसने आसपास के लोगों से बात की, हर एंगल से उस जगह को देखा और फिर वहीं खड़ी होकर सोचने लगी। तभी एक चाय वाला धीरे से उसके पास आया और बोला, मैडम, मैंने कुछ देखा था। कविता तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। क्या देखा? उसने कहा। वो लड़की पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी, जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। फिर वह अचानक गिर गई और ये लड़के उसे उठाकर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कविता के चेहरे पर पहली बार एक साफ संकेत आया, मतलब यह किडनैपिंग नहीं थी बल्कि मदद करने की कोशिश थी। अब सच्चाई का पहला टुकड़ा उसके हाथ में था। वह तुरंत वापस स्टेशन पहुंची और रिकॉर्ड्स निकालने लगी। कुछ ही देर में पेट्रोलिंग लॉग्स उसके सामने थे। उसने एक एक एंट्री को ध्यान से देखना शुरू किया और हर बार एक ही नाम सामने आ रहा था, इंस्पेक्टर राजवीर चौहान। उसका दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दोबारा सब चेक किया, लेकिन हर बार वही नतीजा। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ ढूंढ रही हो। कविता ने धीरे से मुड़कर देखा और सामने राजवीर खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में हल्की मुस्कान नहीं बल्कि एक गहरी नजर थी। कविता ने फाइल बंद की और कहा, सच? राजवीर धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, सच खतरनाक होता है और हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। कविता ने बिना पीछे हटे कहा, मैं संभाल लूंगी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यह सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक छुपी हुई जंग की शुरुआत हो। उसी समय शहर के एक अंधेरे गोदाम में हथियारों से भरा ट्रक तैयार किया जा रहा था। एक आदमी फोन पर बोला, सब तैयार है, आज रात माल शहर में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 15 अगस्त से पहले सब कुछ सेट होना चाहिए। फोन कट गया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रही हर गतिविधि एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। सेना तैयारी कर रही थी, पुलिस के अंदर ही कोई खेल खेल रहा था, और एक बहन सच तक पहुंचने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार थी। कविता ने खिड़की से बाहर देखा। शहर वैसा ही लग रहा था, लेकिन अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा है। और अब सवाल यह नहीं था कि कुछ होगा या नहीं, बल्कि यह था कि जब सच सामने आएगा तो कौन बचेगा और कौन खत्म होगा। रात फिर से शहर पर उतर चुकी थी।
लेकिन इस बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि सच्चाई के आसपास भी गहराने लगा था। सब इंस्पेक्टर कविता शर्मा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से पीछे लौटना संभव नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में जो सुराग थे वह सीधे उस दिशा में इशारा कर रहे थे जहां जाने का मतलब था अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना। उसने एक बार फिर पेट्रोलिंग लॉग्स को सामने फैलाया और हर एंट्री को ध्यान से देखने लगी। हर तारीख, हर समय और हर ऑपरेशन से पहले एक ही नाम सामने आ रहा था, इंस्पेक्टर राजवीर चौहान। यह अब शक नहीं रहा था, यह एक पैटर्न था और पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। कविता ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगी। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल घूम रहे थे। अगर राजवीर इसमें शामिल है तो वह अकेला नहीं हो सकता, उसके पीछे कोई और है, कोई बड़ा, कोई ऐसा जो पूरे शहर को अपने खेल में मोहरा बना रहा है। और तभी उसके दिमाग में एक और बात कौंधी। वह लड़की राधिका, जिसने सब कुछ बदल दिया था, वह अचानक कैसे गायब हो गई और क्यों उसके पिता उसे छुपा रहे थे। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जाल था और हर धागा अब एक दूसरे से जुड़ने लगा था। उसने तुरंत फैसला लिया और अकेले ही निकल पड़ी, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। रास्ते भर उसकी आंखें सिर्फ एक लक्ष्य पर थीं, सच्चाई। और उसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए वह सीधे उस इलाके में पहुंची जहां हाल ही में हथियारों की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई थी। वहां अभी भी पुलिस की सील लगी हुई थी, लेकिन आसपास की खामोशी कुछ और ही कहानी बता रही थी। उसने धीरे से चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जमीन पर पड़े टायर के निशानों को देखा। वह पुराने नहीं थे, इसका मतलब था कि यहां से हाल ही में कुछ और भी निकाला गया है। तभी पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। कविता तुरंत मुड़ी और अपनी पिस्टल निकाल ली। सामने एक आदमी खड़ा था जो डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मुझे मत मारिए, मैं सब बता दूंगा। कविता ने सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम? वह बोला, मैं वही हूं जो यहां काम करता था। हमें सिर्फ सामान लोड करने को कहा जाता था, हमें नहीं पता था कि अंदर क्या है। लेकिन एक बात मुझे पता है, यह सब पुलिस की मदद के बिना संभव नहीं है। कविता का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने पूछा, कौन पुलिस वाला? उस आदमी ने डरते हुए कहा, हमें कभी चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन हर बार एक ही नाम सुनाई देता था, राजवीर सर। अब सब कुछ साफ हो चुका था, लेकिन अभी भी एक कड़ी बाकी थी। वह असली मास्टरमाइंड कौन था? उसी समय शहर के एक आलीशान बंगले में एक गुप्त बैठक चल रही थी। एक आदमी अंधेरे में बैठा था, उसके चेहरे पर सिर्फ आधी रोशनी पड़ रही थी और उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था जो किसी भी इंसान के दिल में डर पैदा कर दे। उसने धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है अगला चरण शुरू करने का। उसके सामने खड़ा राजवीर बोला, सब कुछ तैयार है सर, शहर में हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं और पुलिस भी हमारे नियंत्रण में है। वह आदमी हल्का सा हंसा और बोला, बहुत अच्छा, याद रखो, यह सिर्फ हमला नहीं होगा, यह एक संदेश होगा। जब 15 अगस्त को पूरा देश जश्न मना रहा होगा, उसी समय यह शहर राख में बदल जाएगा और दुनिया देखेगी कि भारत कितना कमजोर है। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें महाकाल बाबा। यह नाम जैसे अंधेरे में गूंज उठा। महाकाल बाबा एक ऐसा नाम जो बाहर एक से धार्मिक नेता लगता था, लेकिन अंदर से एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का सरगना था और अब उसकी नजर पूरे शहर पर थी। दूसरी तरफ सेना के कैंप में ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह को नई जानकारी मिली थी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा, अब यह साफ है कि दुश्मन का नेटवर्क शहर के अंदर गहराई तक फैल चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अंदर से मदद मिल रही है। एक अधिकारी ने पूछा, सर, क्या हमें शहर के अंदर ऑपरेशन शुरू करना चाहिए? अर्जुन सिंह ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ, और इस बार हम सिर्फ दुश्मन को ढूंढेंगे नहीं बल्कि उसे बाहर खींचकर खत्म करेंगे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखो, दुश्मन चालाक है, वह सामने नहीं आएगा, वह हमारे बीच छिपा रहेगा और हमें उसी की तरह सोचना होगा। इसी बीच कविता वापस स्टेशन पहुंची, लेकिन इस बार उसका कदम पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने सीधे राजवीर के केबिन की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद था। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। राजवीर अंदर बैठा था और जैसे उसे पहले से पता था कि वह आने वाली है। कविता ने सीधा कहा, खेल खत्म हो चुका है,
राजवीर ने कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम सच के बहुत करीब आ चुकी हो, लेकिन हर सच को जानना आसान नहीं होता। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सच छुपेगा नहीं, तुम देश से गद्दारी कर रहे हो। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजवीर ने धीरे से ताली बजाई और बोला, बहुत अच्छा, आखिर तुमने समझ ही लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कविता ने तुरंत अपनी पिस्टल उसकी तरफ तान दी और कहा, अब भी देर नहीं हुई, सच बोलो वरना यहीं खत्म कर दूंगी। राजवीर हंसा और बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि यह खेल सिर्फ मेरा नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा नाम है जिसे तुम छू भी नहीं सकती। कविता ने सख्त आवाज में कहा, नाम बताओ। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, महाकाल बाबा। यह सुनते ही कविता के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। यह वही नाम था जो कई बार खुफिया रिपोर्ट्स में आया था, लेकिन कभी साबित नहीं हुआ। राजवीर ने आगे कहा, और सुनो, यह तो बस शुरुआत है। असली खेल 15 अगस्त को होगा, जब पूरा शहर जश्न मना रहा होगा, और उसी समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, तुम लोगों को रोक दिया जाएगा। राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना इस बार दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तभी अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई और कुछ लोग अंदर घुस आए। यह राजवीर के आदमी थे। उन्होंने कमरे को घेर लिया। राजवीर ने पीछे हटते हुए कहा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो यहां खत्म हो जाओ या फिर जिंदा रहकर उस दिन का इंतजार करो जब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कविता ने तेजी से स्थिति को समझा और एक पल में फैसला लिया। उसने पास की टेबल को धक्का देकर सामने गिराया और उसी का इस्तेमाल कवर के रूप में करते हुए जवाबी फायर किया। कमरे में अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी के बीच उसने एक खिड़की की तरफ छलांग लगाई और बाहर निकल गई। पीछे से राजवीर की आवाज गूंजी, भाग लो, जितना भाग सकती हो, लेकिन अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। कविता बाहर अंधेरे में दौड़ रही थी, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी, क्योंकि अब उसे सब पता चल चुका था। दुश्मन कौन है और वह क्या करने वाला है। दूसरी तरफ महाकाल बाबा खिड़की के पास खड़ा शहर की तरफ देख रहा था और धीमी आवाज में बोला, खेल शुरू हो चुका है, अब देखना कौन बचता है और कौन खत्म होता है। और उसी पल शहर के ऊपर मंडराता खतरा और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक साजिश नहीं रही थी, यह एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें हर गलती की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और 15 अगस्त अब दूर नहीं था। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि शहर के कई कोनों में हलचल शुरू हो चुकी थी। लेकिन यह सामान्य हलचल नहीं थी, यह उस तूफान की तैयारी थी जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। सब इंस्पेक्टर कविता शर्मा अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं रह गई थी, वह उस सच की गवाह बन चुकी थी जिसे जानने के बाद अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी रात बिना रुके काम किया था और अब उसके सामने एक ही लक्ष्य था, महाकाल बाबा तक पहुंचना और उस जाल को तोड़ना जो पूरे शहर को निगलने के लिए फैलाया जा चुका था। कविता सीधे सैन्य कैंप पहुंची, जहां ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह पहले से ही ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए थे। कमरे के अंदर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशन और मूवमेंट्स दिखाई दे रहे थे, जैसे पूरा शहर एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका हो। कविता ने बिना समय गंगवाए कहा, सर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है राजवीर, सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल महाकाल बाबा चला रहा है और उसके पास शहर के अंदर पूरा नेटवर्क है। अर्जुन सिंह ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हमें यह पहले ही समझ आ गया था, लेकिन अब हमारे पास कंफर्मेशन है। इसका मतलब है कि हम सीधे उस पर वार कर सकते हैं। उन्होंने नक्शे पर एक पहाड़ी इलाके की तरफ इशारा किया। हमारी इंटेलिजेंस के अनुसार डॉ विहान खन्ना को यहां रखा गया है, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि वहां भारी हथियारों से लैस लोग मौजूद हैं। कविता ने बिना झिझक कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हर मिनट उनके लिए फायदेमंद है। अर्जुन सिंह ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्वीकृति दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुम तैयार हो? यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, यह सीधा टकराव है। कविता ने तुरंत जवाब दिया, सर अब यह सिर्फ ड्यूटी नहीं रही, यह मेरा मिशन है। कुछ ही देर में कमांडो टीम तैयार हो चुकी थी। हथियार चेक किए जा रहे थे। हर जवान अपनी जगह ले चुका था और हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की आवाज हवा में गूंजने लगी थी। अर्जुन सिंह ने टीम की तरफ देखते हुए कहा, याद रखो,
यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये दुश्मन को यह दिखाने का मौका है कि भारत अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सभी ने एक साथ कहा, जय हिंद। हेलीकॉप्टर हवा में उठा और तेजी से उस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा जहां इस पूरे खेल की जड़ छिपी हुई थी। नीचे फैला अंधेरा और ऊपर मंडराता खतरा, यह साफ बता रहा था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ उसी पहाड़ी इलाके में एक अंधेरे कमरे के अंदर डॉ विहान खन्ना को बंद रखा गया था। उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था। उनके सामने खड़ा एक आदमी बोला, तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया तो तुम्हारी यह जिद तुम्हारी मौत बन जाएगी। डॉ खन्ना ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं अपने देश के खिलाफ कभी काम नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मार दो। वह आदमी हंसा और बोला, तुम जैसे लोग इतिहास बनाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग इतिहास बदलते हैं। तभी बाहर से एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला, सर, खबर है कि भारतीय सेना इस इलाके में मूव कर रही है। यह सुनते ही कमरे में तनाव बढ़ गया। उस आदमी ने तुरंत कहा, सभी अपनी पोजीशन ले लो, कोई भी अंदर तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसी बीच हेलीकॉप्टर कुछ दूरी पर उतरा और टीम ने तेजी से अपनी पोजीशन ले ली। अर्जुन सिंह ने हाथ के इशारे से सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया और धीमी आवाज में कहा, याद रखो, बिना सोचे समझे गोली नहीं चलानी है, पहले दिमाग फिर ट्रिगर। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, हर कदम नाप कर रखा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक सामने से गोली चलने की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कविता ने तुरंत कवर लिया और जवाबी फायर किया। उसके सामने खड़े दो आदमी जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। हर दिशा से गोलियां आ रही थीं। अर्जुन सिंह ने जोर से कहा, पोजीशन संभालो और आगे बढ़ो। कमांडो टीम तेजी से आगे बढ़ी और एक एक करके दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, हर मोड़ पर खतरा था, हर कदम पर मौत छिपी हुई थी। कविता आगे बढ़ते हुए उस कमरे के पास पहुंची जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा, डॉ खन्ना वहीं थे। उसने तुरंत कहा, सर, मैं आपको यहां से निकालने आई हूं। डॉ खन्ना ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता था कोई आएगा। कविता ने जल्दी से उनके हाथ खोले और कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, इतना आसान नहीं खा है। दोनों ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर कुछ हथियारबंद लोग खड़े थे और उनके बीच में एक आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह बोला, स्वागत है तुम लोगों का, लेकिन तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। कविता ने तुरंत अपनी पिस्टल तान दी और बोली, रास्ते से हट जाओ। वह आदमी हंसा और बोला, तुम लोग देर से आए हो, खेल अब हमारे हाथ में है। उसी समय बाहर से अर्जुन सिंह की आवाज आई, आगे बढ़ो, अंदर कवर दे रहा हूं। गोलियों की आवाज फिर से गूंज उठी और कविता ने मौका देखकर डॉ खन्ना को बाहर निकाल लिया। टीम धीरे धीरे पीछे हटते हुए सुरक्षित क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दुश्मन लगातार पीछा कर रहा था। अर्जुन सिंह ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, सभी लोग तेजी से आगे बढ़ो, मैं कवर देता हूं। कविता ने कहा, सर, आप अकेले नहीं रहेंगे। अर्जुन सिंह ने सख्त आवाज में कहा, यह आदेश है। कविता ने मजबूरी में आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही मिनटों में टीम सुरक्षित दूरी तक पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो दुश्मन पीछे हट चुका था। कविता ने तुरंत कहा, सर, वह भाग गया। अर्जुन सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, हां, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी समय दूर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा महाकाल बाबा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, एक वैज्ञानिक से कुछ नहीं बदलता, असली खेल अभी बाकी है। कविता ने यह सुना नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह जीत अधूरी है। डॉ खन्ना अब सुरक्षित थे, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और बड़ा हो चुका था। टीम वापस कैंप पहुंची और सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन सिंह की आंखों में अभी भी वही गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हमने पहला कदम जीत लिया है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी। कविता ने पूछा, सर, अब क्या? अर्जुन सिंह ने धीरे से कहा, अब हम इंतजार नहीं करेंगे, हम हमला रोकेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है 15 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है।
कविता ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज उग चुका था, लेकिन उसके मन में अंधेरा अभी भी था, क्योंकि अब उसे पता था कि अगला वार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, यह समय के खिलाफ दौड़ थी, जिसमें हर सेकंड की कीमत बहुत भारी थी। और अगर एक भी गलती हुई तो पूरा शहर इसकी कीमत चुकाएगा। सूरज निकल चुका था, लेकिन शहर पर मंडराता खतरा अब और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि 15 अगस्त बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था, और हर गुजरता सेकंड इस बात का संकेत दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सैन्य कैंप के अंदर माहौल भारी था। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशन की लाइव फीड चल रही थी, और हर अधिकारी की नजरें एक ही सवाल पर टिक गई थीं। हमला कहाँ होगा और कब होगा? ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह ऑपरेशन टेबल के सामने खड़े थे, और उनके चेहरे की सख्ती यह बता रही थी कि अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, दुश्मन अब सीधा वार नहीं करेगा, वह शहर को अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वह एक नहीं कई जगहों को निशाना बनाएगा। तभी कविता शर्मा ने आगे बढ़कर कहा, सर, हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि शहर में 3 जगहों पर बम लगाए गए हैं, और टाइमिंग वही है जब पूरा शहर 15 अगस्त के जश्न में डूबा होगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन सिंह ने तुरंत नक्शे की तरफ देखा और कहा, लोकेशन। कविता ने बिना देर किए 3 जगहों की ओर इशारा किया। पहला सेंट्रल स्टेज, जहां मुख्य समारोह होगा, दूसरा रेलवे जंक्शन, और तीसरा पुराना बाजार इलाका। अगर ये तीनों जगह एक साथ उड़े तो पूरा शहर ठप हो जाएगा। अर्जुन सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, इसका मतलब है दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करना चाहता, वह संदेश देना चाहता है कि वह हमारे सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, टीम को 3 हिस्सों में बांटा जाए। हर लोकेशन पर एक यूनिट जाएगी, और याद रखो, हमारे पास समय बहुत कम ईड है। उसी वक्त कविता ने एक और बात कही, सर, मंत्री देशमुख का नाम सामने आया है, वह महाकाल बाबा के संपर्क में है। अर्जुन सिंह ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, अभी चलते हैं। और कुछ ही मिनटों में टीम मंत्री के बंगले पर पहुंच गई। दरवाजा खुला और अर्जुन सिंह सीधे अंदर गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, देशमुख जी, आपको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मंत्री पहले तो हंसा, फिर बोला, आपको लगता है आप मुझे रोक सकते हैं? खेल अब मेरे हाथ में नहीं है। कविता ने आगे बढ़कर कहा, खेल खत्म हो चुका है, अब सच बोलने की बारी आपकी है। मंत्री ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम लोग देर कर चुके हो, बम लग चुके हैं, और अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, हर बम रोका जाएगा और हर गद्दार को सजा मिलेगी। और उसी पल मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली दौड़ अब शुरू हुई थी। कैंप लौटते ही ऑपरेशन शुरू हो गया। तीनों टीमों को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी, और अब हर सेकंड की कीमत जान से भी ज्यादा थी। कविता को बाजार इलाके की जिम्मेदारी मिली, जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी और खतरा भी उतना ही बड़ा। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंची तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग खरीदारी कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यहां क्या होने वाला है। कविता ने बिना समय गंवाए कहा, हर कोना चेक करो, कोई भी चीज नजरअंदाज मत करना। और टीम तुरंत फैल गई। समय तेजी से भाग रहा था। 10 मिनट बचे थे। उसने दुकानों के नीचे देखा, गाड़ियों के अंदर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके माथे पर पसीना आ चुका था, लेकिन उसकी नजरें और तेज हो गई थीं। 5 मिनट बचे थे, तभी उसकी नजर एक छोटे से मंच के नीचे गई, जहां तारों का जाल छिपा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत आवाज लगाई, यहां आओ। टीम ने उस जगह को घेर लिया, और नीचे झांकते ही सब समझ गए। वहां एक टाइमर लगा था जो तेजी से चल रहा था। कविता नीचे घुसी और वायर को ध्यान से देखने लगी। उसके आसपास खड़े लोग सांस रोके खड़े थे। 3 मिनट बचे थे। उसने धीरे से कहा, अगर यह गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। 2 मिनट बचे थे। उसने एक वायर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर दूसरे को देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। 1 मिनट बचा था। उसने आंखें बंद कीं और सही वायर काट दिया। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया, फिर टाइमर बंद हो गया, और सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन कविता ने तुरंत कहा,
अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी जगह भी देखनी है। उसी समय रेलवे स्टेशन पर दूसरी टीम काम कर रही थी। वहां भी एक बम मिला और उसे भी आखिरी समय में निष्क्रिय कर दिया गया। अब सिर्फ एक जगह बची थी, सेंट्रल स्टेज, जहां कुछ ही देर में हजारों लोग इकट्ठा होने वाले थे। अर्जुन सिंह खुद वहां मौजूद थे और उनकी नजर हर कोने पर थी। उन्होंने कहा, यही आखिरी वार होगा। दुश्मन यहीं सब कुछ खत्म करना चाहता है। तभी एक जवान ने चिल्लाकर कहा, सर, यहां कुछ है। स्टेज के नीचे एक और डिवाइस छिपा हुआ था और इस बार टाइमर पहले से भी तेजी से चल रहा था। कविता भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने नीचे झुककर देखा। यह बम पहले से ज्यादा जटिल था। उसके हाथ स्थिर थे, लेकिन समय उसके खिलाफ था। 30 सेकंड बचे थे। अर्जुन सिंह ने कहा, जल्दी करो। कविता ने तेजी से कनेक्शन चेक करना शुरू किया। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। उसने सही वायर पहचाना और बिना हिचकिचाए काट दिया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और फिर सब शांत हो गया। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन सिंह ने तुरंत कहा, यह जीत अधूरी है। महाकाल बाबा अभी जिंदा है और जब तक वह जिंदा है, यह खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। दूर एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा महाकाल बाबा शहर को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और जुनून दोनों थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरा खेल रोका है, खत्म नहीं किया। अब आखिरी मुकाबला होगा। कविता ने भी आसमान की तरफ देखा और उसके मन में एक ही बात थी। अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा। अब यह अंतिम टकराव है, जिसमें फैसला होगा कि यह शहर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा या फिर एक बार फिर अंधेरे में डूब जाएगा। शहर आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। सड़कों पर तिरंगे लहरा रहे थे, बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे थे और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे सिर्फ कुछ ही लोग समझ पा रहे थे, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था और महाकाल बाबा अभी भी जिंदा था। सब इंस्पेक्टर कविता शर्मा और ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह जानते थे कि यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है और अब उनका हर कदम यह तय करने वाला था कि यह शहर सुरक्षित रहेगा या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। कैंप के अंदर अर्जुन सिंह स्क्रीन के सामने खड़े थे और उनकी नजरें लगातार एक लोकेशन पर टिक गई थीं। इंटेलिजेंस ने कंफर्म कर दिया था कि महाकाल बाबा शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत में छिपा हुआ है और वहीं से वह अपने आखिरी खेल को अंजाम देने वाला है। अर्जुन सिंह ने बिना देर किए कहा, टीम तैयार करो, अब यह खेल खत्म करने का समय आ गया है। कविता ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सर, इस बार वह भागेगा नहीं। अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, इस बार उसे भागने नहीं दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों में टीम उस इमारत के नीचे पहुंच चुकी थी। आसपास भीड़ थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस इमारत के अंदर क्या होने वाला है। टीम ने तेजी से अंदर घुसकर हर मंजिल को घेर लिया। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, हवा में तनाव और घना होता जा रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक आवाज गूंजी, तुम लोग आखिर आ ही गए। और सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। जहां महाकाल बाबा खड़ा था, उसके हाथ में एक डिवाइस था और उसके चेहरे पर वही पागलपन भरी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मेरे सारे प्लान बिगाड़ दिए, लेकिन यह आखिरी चाल है और इसमें तुम नहीं जीतोगे। अर्जुन सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, नीचे आ जाओ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन महाकाल बाबा हंसा और बोला, अब कोई मौका नहीं बचा, यह फैसला आज ही होगा। कविता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां एक छोटा सा डिवाइस छिपा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, यहां बम है। और उसी पल सब कुछ तेजी से बदल गया। समय रुक सा गया, लेकिन घड़ी की टिक टिक और तेज हो गई। 30 सेकंड बचे थे। कविता तुरंत नीचे झुकी और वायर को देखने लगी। उसके हाथ स्थिर थे, लेकिन हर सेकंड उसके खिलाफ जा रहा था। अर्जुन सिंह ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और महाकाल बाबा की तरफ नजरें जमाए हुए थे। 20 सेकंड बचे थे। महाकाल बाबा ऊपर से हंस रहा था और बोला, इस बार तुम नहीं बचोगे। 10 सेकंड बचे थे। कविता ने तेजी से कनेक्शन चेक किया। यह बम पहले से ज्यादा खतरनाक था।
एक गलत फैसला और सब खत्म। 5 सेकंड बचे थे। उसने गहरी सांस ली और सही वायर पहचाना। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और उसने वायर काट दिया। अगले ही पल टाइमर रुक गया और नीचे का खतरा खत्म हो गया। लेकिन ऊपर असली मुकाबला शुरू हो चुका था। अर्जुन सिंह अब महाकाल बाबा के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक ही चीज थी, अंत। महाकाल बाबा ने कहा, तुमने बम रोक लिया लेकिन मुझे नहीं रोक सकते। अर्जुन सिंह ने सख्त आवाज में कहा, जो अपने ही देश को जलाने की सोचता है उसका अंत तय होता है। महाकाल बाबा ने हमला किया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हर वार में गुस्सा था, हर कदम में ताकत थी। यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह सच और गद्दारी की लड़ाई थी। कविता भी ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह मुकाबला अब खत्म होने वाला था। कुछ ही पलों में अर्जुन सिंह ने महाकाल बाबा को जमीन पर गिरा दिया और उसे काबू में कर लिया। महाकाल बाबा ने आखिरी बार हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में अब ताकत नहीं थी। अर्जुन सिंह ने कहा, खेल खत्म हो चुका है। नीचे खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में खबर पूरे शहर में फैल गई कि खतरा टल चुका है और शहर सुरक्षित है। रोहित और उसके दोस्तों को रिहा कर दिया गया और सच सबके सामने आ गया कि उन्हें फंसाया गया था। कविता ने अपने भाई को गले लगाया और उसकी आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भी था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने भाई को नहीं बल्कि पूरे शहर को बचाया था। अर्जुन सिंह ने टीम की तरफ देखा और कहा, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं है, यह हर उस इंसान की जीत है जो अपने देश के लिए खड़ा होता है। शहर में जश्न अब और भी बड़ा हो चुका था। लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें यह भी पता था कि उनकी आजादी की रक्षा करने वाले लोग कौन हैं। कविता ने आसमान की तरफ देखा, जहां तिरंगा लहरा रहा था, और उसके मन में एक ही बात थी कि यह लड़ाई खत्म जरूर हुई है, लेकिन देश की रक्षा की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर में हर दिन कोई ना कोई लड़ाई चल रही होती है। कहीं सच और झूठ के बीच, कहीं डर और हिम्मत के बीच। और अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है और हर जागरूक इंसान एक ताकत बन सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि सच और हिम्मत की यह आवाज और दूर तक पहुंच सके, क्योंकि जब तक हम जागते रहेंगे तब तक कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। जय हिंद।